डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट फूड ईटर फ्रॉम हार्ड फूड ईटर। पहले नट्स वगैरह खाते थे, फिर अब सॉफ्ट फूड यानी कि कुक करके खाने लगे हैं। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट फूड ईटर फ्रॉम हार्ड फूड ईटर। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है, लेकिन इस पांचों पॉइंट से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जब क्वेश्चंस बनाओगे तो मिलेगा क्वेश्चन कि इनमें से जरूरी नहीं कि सब नाम दिया हो, या हो सकता है 2-3 नाम दिया हो। तो अगर ये सब नाम दिया रहता है तो ये सब ह्यूमन इवोल्यूशन में रिमार्केबल पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट, ज्यादातर सवाल तो यहीं से आता है, कैनियल कैपेसिटी इंक्रीज हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली यही लेके पहुंच गए, ये सारा का सारा कंडीशन इसके अंदर आता है। जैसे इरेक्ट पोस्चर का होना, टेल का गायब हो जाना, बाइपेडल लोकोमोशन का डेवलप होना, अपोजिंग थंब का डेवलप होना। और सॉफ्ट फूड कहने का मतलब है फूड को कुक करके खाया जाता था, पहले अनकुक्ड फॉर्म में खाया जाता था। तो हार्ड फूड ईटर से कन्वर्ट हो गया कौन सी चीज में? सॉफ्ट फूड ईटर में कन्वर्ट हो गया। अगर हम जॉ के शेप की बात करें तो पहले जो जॉ का शेप था मंकी वगैरह का, वो देखते हो वी शेप का था। फिर जो चिंपैंजी वगैरह आया उसका यू शेप का था, और हम लोगों का जो होता है वो सेमी सर्कुलर शेप का होता है। मतलब ये थोड़ा 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 क्या हुआ है? फैला ही है। तो इस तरह का हुआ। फेशियल एक्सप्रेशन का डेवलपमेंट हुआ। फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चिंपैंजी में है और ह्यूमन का तो होता ही है, खैर। तो ये इन सब के अंदर है, बाकी किसी भी एनिमल के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन जैसा कोई चीज नहीं है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सारा हुआ, ये 7th था। डेवलपमेंट ऑफ वी शेप्ड जॉ एज सेमी सर्कुलर। पहले वी शेप था, फिर यू शेप था, और फिर सेमी सर्कुलर शेप हुआ। तो ये 3 शेप का है। ये किसके अंदर था क्या मतलब है? मंकी हो गया, ये हो गया एप्स के अंदर, और ये हो गया ह्यूमन के अंदर। ये जॉ शेप है ना, ये जॉ शेप है जो कि तीनों के अंदर अलग अलग यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से यहां पे इवोल्यूशन हुआ है। तो किसी भी पॉइंट से दिखता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज होती है वो ये 5 पॉइंट काफी है, जिसमें कि मैक्सिमम तो क्वेश्चन इसी से आता है। क्रेनियल कैपेसिटी का बढ़ना जो कि अभी दिखेगा, ये सब तो अब नहीं दिखेगा, ये तो हो गया। अब मेनली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी को पॉइंट आउट करके क्रेनियल कैपेसिटी के आधार पर डेवलपमेंट को देखने जा रहे हैं। तो अब ह्यूमन इवोल्यूशन के फॉसिल्स को देखा जाए तो फॉसिल्स में कौन कौन से फॉसिल्स थे? तो बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं, उनको कैटेगराइज कर दिया गया है 3 ग्रुप में, वही जो बता के गए हैं। प्रायर टू एप मैन, और उसके बाद कौन हो गया? एप मैन के बाद वाला इंक्लूडिंग लिविंग मॉडर्न मैन। सेवरल फॉसिल्स obtained while studying human evolution. All those fossils categorized as prior to ape man, post ape man, including human and modern लिविंग मैन। तो 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ रहे हैं, तो ये 3 कैटेगरी हो जाएगा। तो अब यहां पे कौन कौन सा कौन है तो देखा जाए तो सबसे पहले एप मैन से पहले वाला, एप मैन ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले वाला खुद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और उसके बाद वाला। तो यहां पे जो फॉसिल्स आया है वो फॉसिल्स कौन कौन सा आया है, तो कुछ एक नाम यहां पे लिखा जाएगा, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम मार्क करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला फॉसिल्स है
फॉसिल ऑब्टेन्ड वेयर, पहला फॉसिल जो मिला था उसका नाम था इजिप्टोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस। ठीक है, ये सबसे पहला फॉसिल जो है वो यहां पे मिल रहा था, और ये फॉसिल जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पैलियोसिन इपॉक में मिला था, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा फॉसिल जो यहां पे मिल रहा है इजिप्टोपिथेकस के बाद वो है ड्रायोपिथेकस, और ये बिल्कुल याद रखना है, ड्रायोपिथेकस। ठीक है, और इसी के साथ एक और लिख लेंगे हम, तीसरा प्रोकंसल्स। देखो दिक्कत यह है कि इसको अलग से मतलब आगे लिखने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि प्रोकंसल्स का फॉसिल मिला है बाद में, लेकिन प्रोकंसल्स एंसेस्टर है किसका, ड्रायोपिथेकस का। तो कई बार होता है कि एंसेस्टर का ही फॉसिल बाद में मिल जाता है, तो बाद में मिला है वो अलग बात है, लेकिन स्टडी करने के बाद पता चला कि प्रोकंसल्स जो है वो एंसेस्टर है किसका, ड्रायोपिथेकस का। तो पहली बात करते हैं ड्रायोपिथेकस, क्योंकि उतना डिटेल में उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये कब आया, तो ये इसके बारे में माना जाता है कि ये 15 मिलियन साल पहले जो है वो इवॉल्व हुआ होगा। 15 मिलियन साल पहले ये इवॉल्व हुआ होगा, और इवॉल्व होने के बाद इसको देखा गया तो इसके अंदर कुछ एक फीचर्स ऐसा दिखता है जो एप्स के अंदर होता है, यानी कि चिंपैंजी वगैरह के अंदर होता है। तो इसको माना जाता है कि ये सबसे पहला एंसेस्टर होगा किसका, एप्स का। मतलब आज के जमाने का जो एप्स है उसका जो सबसे पहला एंसेस्टर कोई रहा होगा तो वो कौन रहा होगा, ड्रायोपिथेकस रहा होगा। एप और मैन दोनों का जो सबसे पहला कॉमन एंसेस्टर रहा होगा वो कौन रहा होगा, प्रोकंसल्स रहा होगा, क्योंकि प्रोकंसल इसका भी एंसेस्टर है ना। तो एप और मैन के सारे एंसेस्टर का जो कॉमन एंसेस्टर रहा होगा वो कौन रहा होगा, प्रोकंसल्स रहा होगा। लेकिन ड्रायोपिथेकस जो है वो मोर लाइक किसके जैसा था, तो ये मॉडर्न डे एप्स के जैसा है। तो हम बोल सकते हैं इवॉल्व्ड 15 MYA वही है मिलियन ईयर्स एगो, 15 मिलियन ईयर्स एगो, मोर लाइक apes, so considered as, more like apes, so considered as first ancestor of apes। ये था ड्रायोपिथेकस के बारे में, है ना। प्रोकंसल्स जो है also called ancestor of Dryopithecus, also called common ancestor of man and एप्स। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहले मेन चीज है उसको पहले याद रखना है, बाकी नाम बाद के लिए है। तो ये था ड्रायोपिथेकस, 15 मिलियन साल पहले आया है। अगर हम इपॉक की बात करना चाहें तो मायोसिन इपॉक था, तो मायोसिन इपॉक या लेट मायोसिन इपॉक कह सकते हैं, उस दौरान ये आया था। तो हम यहां लिख देते हैं लेट मायोसिन। वैसे मायोसिन में तो मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा, बहुत से बहुत ये काफी है ना। लेट मायोसिन इपॉक में ये क्या था, इवॉल्व हुआ था। अब जो है तीसरा फॉसिल यहां पे मिलने जा रहा है, और जो तीसरा फॉसिल मिला है वो सबसे मेन फॉसिल है ह्यूमन इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका नाम है रामापिथेकस। रामापिथेकस, ठीक है। रामापिथेकस मिला कहां से, ये शिवालिक हिल्स से मिल रहा था, है ना। शिवालिक हिल्स से दो फॉसिल मिला है, एक का नाम रामापिथेकस है और एक का नाम शिवापिथेकस है। पहले रामापिथेकस की बात कर लेते हैं। ये इसके बारे में जब स्टडी किया गया तो ये भी लगभग इसी दौर का था। ये 15 मिलियन साल वाला, ये भी लगभग 14 से 15 मिलियन साल वाला था, तो लगभग यही दौर था, यानी कि लेट मायोसिन या तुम बोल सकते हो अर्ली प्लायोसिन, क्योंकि ये रामापिथेकस माना जाता है
कि खत्म हो गया था प्लायोसीन में। तो अगर पूछेगा कि रामापिथेकस कब रहता था, तो प्लायोसीन में रहता था, क्योंकि लेट प्लायोसीन, लेट कहने का मतलब प्लायोसीन खत्म होने वाला है, तो उस दौरान ये खत्म हुआ है, यानी कि ये डोमिनेट कब किया था, तो प्लायोसीन में डोमिनेट किया था। तो हम बोल सकते हैं इवॉल्व्ड 14 से 15 मिलियंस ईयर एगो। ठीक है, डोमिनेटेड इन प्लायोसीन इपॉक। तो याद करो जियोग्राफिकल टाइम स्केल में प्लायोसीन में हम लिख दिए थे रामापिथेकस, तो प्लायोसीन में जो है रामापिथेकस यहां पे डोमिनेट हुआ था। रामापिथेकस मोर लाइक, appears more like human। So considered first ancestor of man। मैन का पहला एंसेस्टर जो था वो कौन था, रामापिथेकस था। ये ऑब्टेंड कहां से हुआ है, तो इसका फॉसिल ऑब्टेंड हुआ है शिवालिक हिल्स से, जो कि इंडिया में या एशिया में माना जा सकता है, क्योंकि कुछ हिस्सा नेपाल वगैरह में भी है। तो चलो इसको मान के चलते हैं कि ये इंडिया नहीं तो एशिया में माना जाता है। तो शिवालिक हिल्स से ये ऑब्टेंड हुआ था। तो अभी तक जो इवोल्यूशन दिख रहा है मैन का, जो सबसे पहला एंसेस्टर है, जो इंडिया यानी कि एशिया में इवॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर शिवापिथेकस भी उसी फॉसिल वहीं से मिला है, और वो भी इंडिया नहीं तो एशिया में इवॉल्व करता हुआ दिख रहा है। तो इतना पढ़ने के बाद हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कहां हुआ होगा, तो एशिया में हुआ होगा। लेकिन इसके बाद के जितने फॉसिल्स आएंगे वो इस बात को सीधा गलत साबित कर देंगे कि नहीं, ह्यूमन का इवोल्यूशन एशिया में नहीं हुआ है, एशिया में तो वो माइग्रेट करके आया है। एक्चुअल इवोल्यूशन जो इसका हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है। हालांकि अभी तक जो साइंटिस्ट के ग्रुप्स हैं वो आर्ग्यूमेंट में ही है कि कहां इवोल्यूशन हुआ होगा, क्योंकि अभी तक एक्चुअल जस्टिफिकेशन नहीं आ सका है कि वो अफ्रीकन है कि एशियन है। फिर भी ज्यादातर लोगों का मानना है, या फिर ज्यादातर बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अफ्रीकन को माना जाता है। अच्छा, ये क्यों लिखा गया है वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के मैचिंग के आधार पर लिखा गया है, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये रामापिथेकस फिलहाल कहां से मिला हुआ है, शिवालिक हिल्स से मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं फॉसिल ऑफ obtained from शिवालिक हिल्स। ठीक है, तो ये शिवालिक हिल्स से क्या हुआ है, ऑब्टेन हुआ है। तो बस ये था किसके बारे में, रामापिथेकस। तो ये दोनों नाम एकदम याद होना चाहिए। इन दोनों में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कौन किसके जैसा ज्यादा दिखने वाला था, मैन के जैसा दिखने वाला कौन और एप्स के जैसा दिखने वाला कौन। तो एप्स के जैसा था ड्रायोपिथेकस, मैन के जैसा था रामापिथेकस। और नाम से भी पता चल जा रहा है, रामा राम, राम कैसा दिखते हैं, मैन के जैसा दिखते हैं, इसका मतलब हो गया मैन के जैसा दिखने वाला। उल्टा जो ड्रायोपिथेकस है वो किसके जैसा दिखने वाला होगा, एप्स के जैसा, है ना। और इनका नाम भी एक्चुअली में उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब उनके जैसा दिखने वाला सबसे शुरू में स्टार्ट किया है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है कौन सा, रामापिथेकस। अगला जो है वो कौन सा है, ये फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ नंबर है, थर्ड, ये फोर्थ था। अगला है फिफ्थ नंबर जिसका नाम है शिवापिथेकस। fossil obtained from शिवालिक हिल्स। ठीक है, तो अब एक का नाम रामापिथेकस पड़ गया था तो दूसरे का नाम शिवालिक हिल्स के नाम पे रख दिया गया, शिवापिथेकस। ठीक है, ये सिमिलर था किसके, रामापिथेकस के। तो समय वही था, कौन सा, प्लायोसीन। प्लायोसीन इपॉक में ये भी पाया गया है, लेकिन पहले जो आया था, इवॉल्व जो पहले हुआ है वो कौन इवॉल्व हुआ है, रामापिथेकस। इसीलिए फर्स्ट कैटेगरी तो इसी को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कई बार क्वेश्चन में ऐसे, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया कि ह्यूमन का सबसे पहला एंसेस्टर कौन और ये नाम गायब कर दिया है, तो उस कंडीशन में हम ये जवाब दे सकते हैं। लेकिन तभी जब ये नाम गायब हुआ होगा तब, ये नाम अगर रहेगा तो आंसर यही जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर टू रामापिथेकस।
अब आता है कौन, केन्यापिथेकस। और फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम केन्या। फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम केन्या, तो साफ आ गया केन्या से ऑब्टेन्ड हुआ है। लेकिन ये जो केन्यापिथेकस है ना, ये भी सिमिलर था किसके जैसा, रामापिथेकस के जैसा। ये अब यहां पे दिक्कत कॉज कर दिया। Was similar to रामापिथेकस। अब यहां पे रिसर्चर के ग्रुप का मानना है कि नहीं, वाकई में केन्यापिथेकस और रामापिथेकस का जो एंसेस्टर रहा होगा, यानी कि प्रोकंसल्स जो रहा होगा, वो कहां का होगा, अफ्रीका का रहा होगा। और बिल्कुल प्रोकंसल का नाम है प्रोकंसल अफ्रीकैनस। प्रोकंसल का नाम है प्रोकंसल अफ्रीकैनस। बस यही समझाने के लिए ये नाम लिखे थे, बाकी हमारे बुक में इसका नाम नहीं दिया हुआ है, बस इस लाइन को समझाना था इसलिए ये नाम लिखा गया है। तो इसका नाम है प्रोकंसल अफ्रीकैनस। तो देखो यहां पे क्या दिक्कत हुआ, अभी तक तो यही मामला चल रहा था कि इंडिया यानी कि एशिया में इवॉल्व हुआ है, वाकई में इवॉल्व हुआ था। लेकिन केन्यापिथेकस जब आया तो ये सिमिलर था रामापिथेकस के, यानी कि अफ्रीका में भी सेम तरह का इवोल्यूशन और इंडिया में भी सेम तरह का इवोल्यूशन, दोनों जगह सेम तरह का इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन यहां पे जो इसका एंसेस्टर था, इन दोनों का जो एंसेस्टर था जिसका नाम था प्रोकंसल अफ्रीकैनस, वो अफ्रीका का था। तो वहां पे ये माना जाता है कि वो माइग्रेट करके इंडिया या एशिया में आया होगा और इवॉल्व हुआ होगा। लेकिन फिर भी यहां के लोगों का मानना है, यहां के रिसर्चर्स का या और भी रिसर्चर्स जो है उनका मानना है कि नहीं, ये अफ्रीका का नहीं, एक्चुअली में उसका जो एंसेस्टर होगा वो यही रहा होगा और वो माइग्रेट करके कहां गया होगा, अफ्रीका। ऐसा क्यों दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन के इवोल्यूशन का समय है ना, वो 50,000 साल तक का समय है। और इस 50,000 साल के समय में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो स्टडी होता है वो एकदम ऑथेंटिक नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो स्टडी होता है वो लगभग मिलियन में जाता है, तब समझ में आता है मामला, क्योंकि 50,000 साल 60,000 साल में वो उतना ज्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पाता है। बस इसी वजह से आर्ग्यूमेंट अभी भी जारी है। खैर वो क्या तरीका है देखा जाएगा, लेकिन अभी आ चुका था कौन, केन्यापिथेकस। ये सारे थे प्रायर टू एप मैन। यहां पे प्रायर टू एप मैन आ चुके थे, जिसमें से कि हम लोगों को जो याद रखना है कम से कम दो नाम, जो दोनों टिक मार्क किया गया है। एक नाम याद रखना है ड्रायोपिथेकस, दूसरा नाम याद रखना है रामापिथेकस। सपोर्ट में 2-3 नाम हम लिख दिए हैं, लेकिन ये एकदम याद होना चाहिए। दोनों का फीचर 15 मिलियन साल पहले आया था, लेट मायोसिन, ये अर्ली प्लायोसिन, डोमिनेट किया था प्लायोसिन में। और ये जो है वो एप्स का फर्स्ट एंसेस्टर माना जाता है, क्योंकि एप्स के जैसा था, मोर लाइक एप्स, और ये जो है वो एपियर मोर लाइक किसके जैसा, ह्यूमन के जैसा। तो ये इन दोनों के बारे में सारा कुछ याद होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने अगले की तरफ, वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही कहते हैं एप मैन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, ऑस्ट्रेलो का मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यहां पे ऑस्ट्रेलो का मतलब ऑस्ट्रल वैली है, ये भी अफ्रीका का ही वैली है ना। तो फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑस्ट्रल वैली अफ्रीका, है ना। तो ये था किसके बारे में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में माना जाता है, अब एनसीईआरटी के हिसाब से बोले तो 3 से 4 मिलियन साल पहले, जबकि इसका सबसे पहला जो आया हुआ है वो 5 मिलियन साल पहले आ चुका है। तो पहले तो वही है, प्रायोरिटी तो बुक को ही देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन का डाटा अगर आया तो ऐसा नहीं है कि गलत डाटा है या कहीं और पे सही डाटा है, ऐसा कुछ नहीं है। 1-8 मिलियन ऊपर नीचे चलता है, तो एक रेंज दे रखा है 3-4, वो ये नहीं बोला कि फिक्स्ड 3-4 ही आया है, तो इसमें गलत नहीं कह सकते उसको हम। तो 3 से 4 मिलियन मान लेते हैं। 3 से 4 मिलियन पहले जो है ये क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। और इवॉल्व होने के बाद लगभग 2 मिलियन साल पहले तक इसको देखा गया है कि ये अफ्रीका के ग्रीनलैंड में ये इवॉल्व कर रहा था। जो अफ्रीकन लैंड रीजन था, ग्रीनलैंड रीजन था, वहां पे ये डोमिनेटेड फॉर्म में था और इवॉल्व कर रहा था। यहां पे 2-3 रिमार्केबल पॉइंट है जो डार्विन के स्टेटमेंट को एकदम सही करने जा रहा है। क्लैडोजेनेसिस जो हम बता रहे थे, वो क्लैडोजेनेसिस को सही साबित करेगा इसका ब्रांच। पहले जो इसका मिनिमम चीज है वो देख लिया जाए। तो ये जो है इवॉल्व्ड
3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो। अगर मान लो क्वेश्चन में 5 दे दिया हो तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं अप्रॉक्स 5 मिलियन ईयर्स एगो। observed around 2 million years ago in African green grasslands। वैसे ग्रीन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा काम। तो यहां पे जो है 2 मिलियन एगो तक जो है वो क्या हुआ था, ऑब्जर्व हुआ था। ये सब कैसे पता चल रहा था, तो ये पता चल रहा था फॉसिल से। यहां पे इनका फॉसिल्स जो है वो काफी सारा मिला था। तो ये 3-4 मिलियन साल पहले आया था। अब इसके बारे में वही स्टडी किया गया, तरह तरह का फॉसिल स्टडी किया गया, तो पता क्या चलता है कि इसके बॉडी में, इसके बोन के कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई भी वैसा केमिकल नहीं पाया जा रहा है जो एनिमल खाने से बनता होगा। इसका मतलब इसके बारे में माना जाता है कि ये हर्बीवोर्स था, ये प्रोबेबली फ्रूट खाता था। इसके दांत का जो भी बनावट था वो भी ऐसा नहीं दिखता था कि वो एनिमल्स के खाने के लिए सुइटेबल होगा, इसलिए ये प्रोबेबली माना जाता है कि ये फ्रूट ईटर था। लेकिन ये पहला वैसा ऑर्गेनिज्म था जो अपने बचाव के लिए स्टोन का इस्तेमाल कर रहा था। ये ह्यूमन बिहेवियर आ गया था। तो अब हम कैसे बोल सकते हैं कि स्टोन का इस्तेमाल करना ह्यूमन बिहेवियर है? तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर रोड पे चल रहे हैं और कुत्ता पीछे पड़ गया और या हम कुत्ता के पीछे पड़ गए, दोनों ही कंडीशन में पत्थर कौन उठाएगा? डॉग उठाएगा कि हम उठाएंगे? तो जाहिर सी बात है अगर वो हमारे पीछे पड़ेगा तो हम पत्थर उठा के उसे भगा देंगे। लेकिन हम अगर उसके पीछे पड़े तो उसके पास भी पत्थर है, लेकिन वो कहां उठा रहा है? यानी कि पत्थर को टूल के रूप में इस्तेमाल करना ह्यूमन का बिहेवियर होता है, और उस तरीके से करने वाला पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो यही था। तो इससे साफ पता चलता है कि इसके अंदर फीचर मैन वाला आ गया था, लेकिन था तो ये अभी चिंपैंजी, इसलिए इसका नाम है एप मैन, एप लाइक मैन, है ना। तो ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो हम बोल सकते हैं यहां पे प्रोबेबली fruit eater and first to use a stone as tool for protection। अब बोलोगे ये कैसे साबित हुआ होगा, हम लोग वहां पे तो देख नहीं रहे थे कि ये टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो बिल्कुल, जहां पे इनका फॉसिल मिलता था ना, वहां पे स्टोन का जमवाड़ा मिलता था। तो स्टोन का जमवाड़ा अचानक से इनके फॉसिल के बगल में ही काहे मिल रहा था, या फिर जिस रेंज में ये रहते थे वहां पे छोटे छोटे स्टोन्स का जमवाड़ा बहुत ज्यादा मिलता था। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका साफ मतलब बनता है कि ये स्टोन्स को इकट्ठा करके रखता था। तो क्यों रखता होगा? तो शायद ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता होगा। इसीलिए ऐसे हर चीज में ये वर्ड लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या करता था। तो माना जाता है, अभी तक का जो स्टडी है वो माना जाता है कि प्रोबेबली ये उसका इस्तेमाल करता था। तो ये तो हो गया इसके बिहेवियर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये लगभग, इसका हाइट जो था वो लगभग 4 फीट लंबा था। ये अपराइट पोस्चर में चलने वाला सबसे पहला माना जाता है, क्योंकि जिस जगह पे वो रहता था, जिस एरिया से फॉसिल मिला था, ग्रासलैंड में वो रह रहा था, वहां से फॉसिल मिल रहा था, तो पत्थर का जो बनावट था, उस पत्थर के बनावट पे जो पैर का छाप आ रहा था, वो छाप सिर्फ 2-2 का आ रहा था। अगर 4 से चलता होगा तो 4-4 का आना चाहिए था। जैसे अब कोई न्यूली प्लास्टर्ड जगह है और वहां बिल्ली को दौड़ा दिया जाए तो उसका पंजा 4 है, तो 4 छाप बनेगा, वो सूख जाएगा, ड्राई करेगा, तो वहां डिजाइन कितना बनेगा? 4 का। लेकिन अगर हम चल लेंगे तो कितना का डिजाइन बनेगा? 2 ही का बनेगा। तो बार बार उस एरिया में, जिस एरिया में ये रहा करता था, जहां फॉसिल इसका मिल रहा था, वहां कभी कभी छाप मिल जाता था, प्रिंट मिल जाता था, और वहां सिर्फ कितने का मिल रहा था? 2 का मिल रहा था। तो ये बोला गया कि शायद ये अपराइट पोस्चर में आ गया होगा, बाइपेडल लोकोमोशन शो करने लगा होगा। तो हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस was 4 feet long, may have upright posture and possess somewhat bipedal locomotion। बाइपेडल लोकोमोशन। तो ये चीज जो था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का खासियत था।
अब यहां पे रेमंड डार्ट नाम के एक पैलियोऑन्टोलॉजिस्ट थे और दूसरे थे डोनाल्ड जोहानसन नाम के पैलियोऑन्टोलॉजिस्ट। ये डार्विन के थ्योरी को प्रूव करने के लिए ये नाम हम बता रहे हैं। रेमंड डार्ट यूं ही स्टडी कर रहे थे अफ्रीका में, पैलियोऑन्टोलॉजिस्ट थे तो फॉसिल के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो यहां पे अफ्रीका में एक तुआंग वैली नाम का जगह है, उस तुआंग वैली के पास उनको जो है एक फॉसिल मिल गया और फॉसिल के रूप में सिर्फ उनको क्या मिलता है, स्कल मिलता है, सिर्फ स्कल मिला। और वो स्कल भी ना काफी छोटा साइज का लग रहा था, तो इससे साफ लग रहा था कि ये एडल्ट का स्कल नहीं हो सकता, ये किसी बच्चे का स्कल था। और अप्रोक्सीमेटली अभी के ह्यूमन के साथ उसको मैच करवाया जाए तो लगभग 5-6 साल के रेंज में वो आ रहा था। इसका मतलब वो स्कल का जो एज रहा होगा वो स्कल लगभग 5 से 6 साल के किसी बच्चे का स्कल रहा होगा। तो तत्कालिक रूप पे तो उन्होंने उसका नाम रख दिया क्या चीज, तो उसका नाम रख दिया तुआंग बेबी। चूंकि वो बच्चे का था तो बेबी, और तुआंग वैली से लिया गया था तो तुआंग बेबी उसका नाम रखा। बाद में जब स्टडी किया तो पता चला कि ये तुआंग बेबी कोई और नहीं इसका ब्रांच है, और इसके ब्रांच का नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, है ना। तो तुआंग बेबी वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। लेटर ऑन डोनाल्ड जोहानसन नाम के पैलियोऑन्टोलॉजिस्ट थे, वो भी अफ्रीका में वैलीज वगैरह में ऑब्टेन करते हैं एक स्केलेटन को। वहां स्कल नहीं मिला उनको, पूरा स्केलेटन मिला, और स्केलेटन जो मिला था उस स्केलेटन को स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि ये फीमेल का स्केलेटन है। अच्छा, फीमेल का स्केलेटन कैसे पता चलेगा, तो पेल्विक गर्डल की मदद से पता चलेगा। ये तुम लोग लोकोमोशन में या तो पढ़ोगे या पढ़ा दिया गया होगा, तो वो पेल्विक गर्डल की मदद से पता चल जाता है। तो यहां पे उनको पता चल गया था कि ये फीमेल का स्केलेटन है, नाम उन्होंने रखा लूसी। बाद में पता चलता है स्टडी करने के बाद कि ये लूसी कोई और नहीं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीनेंसिस है, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दूसरा ब्रांच आ गया। वैसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बहुत सारे ब्रांच हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीनेंसिस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइसेई है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रेसियालिस है। तो बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन आगे चल के जो डेवलप किया है वो सिर्फ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। फिर बात को सजेस्ट कर दिया कि अफ्रीका में ही इवोल्यूशन हुआ होगा, यानी कि हर जगह यही सजेस्ट किया जा रहा है कि इवोल्यूशन कहां हुआ होगा, अफ्रीका में हुआ होगा। लेकिन यहां पे डार्विन का कौन सा थ्योरी आ गया, वही ब्रांचिंग डिसेंट फॉलोड बाय नेचुरल सिलेक्शन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हैं तो बहुत सारे ब्रांच, लेकिन 5 ब्रांच जो हम तुमको बताए, सिलेक्ट कौन हो रहा है, अफ्रीकैनस हो रहा है, बाकी सब क्या हो रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है, एक से ब्रांच हुआ, क्लैडोजेनेसिस, ये दर्शा रहा है क्लैडोजेनेसिस, ब्रांच हुआ और ब्रांच होने के बाद किसी एक का क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से यहां पे हुआ था। तो हम बोल सकते हैं यहां पे रेमंड डार्ट ऑब्टेन्ड fossil of skull of 5 to 6 year old baby from Tuang Valley, Africa, and named it as Tuang baby. On later study, Tuang baby was Australopithecus africanus। तो ये ए का मतलब वही है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। यहां पे नाम लिख दे रहे हैं, अगले जगह से ए मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। फिर आया यहां पे डोनाल्ड जोहानसन। डोनाल्ड जोहानसन obtained fossil of female skeleton from valleys of Africa and called it Lucy. On later study, Lucy was Australopithecus afrinensis, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीनेंसिस।
ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीनेंसिस था। इसके अलावा सेवरल अदर ब्रांचेस ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सेवरल अदर ब्रांचेज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीनेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइसेई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रासियालिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। further evolved as human races। तो ह्यूमन रेसेस के फॉर्म में जो फर्दर इवॉल्व हुआ है वो कौन हुआ है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस हुआ है। तो ये लाइन सिर्फ दो बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है। एक लाइन है ब्रांचिंग डिसेंट फॉलोड बाय नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है क्लैडोजेनेटिक टाइप ऑफ इवोल्यूशन, और तीसरा है कि इसमें से सब ह्यूमन के फॉर्म में इवॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ कौन इवॉल्व हुआ है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस हुआ है। लेकिन कम से कम इतना याद होना चाहिए, यहां तक तो मिनिमम याद होना ही चाहिए जो कि फीचर्स बताया गया है। वो फीचर यही सब है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम है एपमैन, ये ऑस्ट्रल वैली से ऑब्टेंड हुआ है 3 से 4 मिलियन या अप्रॉक्स 5 मिलियन साल पहले, ऑब्जर्व्ड 2 मिलियन। अच्छा, ये 5 मिलियन हम इसलिए लिख रहे थे क्योंकि ये जो था त्वांग बेबी ये 5 मिलियन साल पहले मिला था, 5 मिलियन साल पहले था, इसलिए 5 मिलियन साल लिखा जा रहा है। और ये जो था डोनाल्ड जोहानसन लूसी 3.2 मिलियन साल पहले, 3.2 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, है ना। और ये ब्रांच आगे चल के ह्यूमन के फॉर्म में इवॉल्व हुआ। तो ये था ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसकी क्रैनियल कैपेसिटी लगभग कितनी थी? 600 सीसी। क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग कितना था? 600 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहां पे अगला आता है कौन? वो है होमो हैबिलिस। अब होमो हैबिलिस आएगा, होमो इरेक्टस आएगा और होमो सैपियंस आएगा, बस 3 बच गया है। तो अब जो है वो आएगा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस होमोनिडेई ग्रुप का अगर हम सबसे पहला एंसेस्टर माने तो वो यही है ना। तो होमोनिडेई ग्रुप का सबसे पहला एंसेस्टर है होमो हैबिलिस, और मुझे नहीं लगता है कि इसको याद करने की जरूरत है, ये होमो वर्ड खुद उस बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो बन जाएगा, उसके नाम में ही आंसर रखा हुआ है। अगला, होमो हैबिलिस का दूसरा नाम होता है टूल मेकर। इसका दूसरा नाम है, ये होता है टूल मेकर। ये लगभग 2 मिलियन साल पहले जो है वो इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व 2 मिलियन ईयर्स एगो, है ना। यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जब जाने वाले के करीब में था तब ही ये आया था, तो लगभग उसके बाद वाला है। टूल मेकर नाम इसको क्यों पड़ा? और इसका दूसरा नाम है हैंडीमैन। हैंडीमैन, अच्छा इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप्स, तभी तो इसको एप लाइक मैन बोल रहे हैं। ये कनेक्टिंग लिंक होता है मैन और किसके बीच का? एप का। ठीक है, तो हाँ, होमो हैबिलिस हैंडीमैन है, इवॉल्व 2 मिलियन ईयर्स एगो। ये हैंडीमैन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जहां जहां से इसका फॉसिल मिल रहा था वहां से एकदम मतलब कह सकते हैं कि चीजल शेप्ड या फिर कह सकते हैं शार्प स्टोन मिलता था। शार्प स्टोन मिलने का मतलब क्या है? स्टोन तो शार्प, ऐसे हर स्टोन शार्प हो इसकी गारंटी तो है नहीं, उसको शार्प बनाया जाता है, इसका मतलब ये शार्प बनाता होगा। यानी कि ये हैंड की मदद से टूल्स को बनाने का काम करता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है हैंडीमैन। चूंकि टूल बनाता था इसलिए इसका नाम है टूल मेकर। इसका क्रैनियल कैपेसिटी कितना था? क्रैनियल कैपेसिटी, इसका क्रैनियल कैपेसिटी था 650 से
800 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो थोड़ा सा देखो इवॉल्व कर गया, 600 से 650 पे आ गया, तो थोड़ा सा इवोल्यूशन यहां पे हो चुका है। किस आधार पे? क्रैनियल कैपेसिटी के आधार पे। फर्स्ट डेवलप्ड हैंडमेड टूल that is sharpen the that is used sharp stone as tool। फिर वही बात है, इनके हड्डियों से ये इंफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि बोन ही मिलता है एक्चुअली में फॉसिल के रूप में ज्यादातर, तो और दांत जो है, इससे इंफॉर्मेशन मिलता है कि इसके बोन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट में वैसा कोई केमिकल नहीं था जो एनिमल के मीट से ऑब्टेन्ड हुआ हो, या इसके दांत के बनावट में कोई ऐसा डिजाइनिंग नहीं था जिससे यह पता चलता हो कि यह फ्लेश को खाता होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यह भी फ्रूट ईटर था। मोस्ट प्रोबेबली एट फ्रूट्स। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? होमो हैबिलिस के बारे में। तो इसके बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तीसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट था कौन सा? क्रैनियल कैपेसिटी वाला, जो कि लगभग है कितना? 650 से 800 सीसी। अब इसके बाद आता है कौन सा? होमो इरेक्टस आता है। तो अगला जो वेराइटी है वो है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस नाम से ही पता चल रहा है कि होमोनिडाई ग्रुप का होगा और इरेक्ट बॉडी होगा, इसलिए नाम है होमो इरेक्टस। ये होमो इरेक्टस का एवरेज क्रैनियल कैपेसिटी जो है वो कितना है? 900 सीसी है एवरेज, क्योंकि इसमें 3 वेराइटी है, तीनों का अलग अलग है। तो अब तीनों का अलग अलग तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे अगर एवरेज पूछा जाए तो वो कितना होता है? 900 एवरेज क्रैनियल कैपेसिटी 900 सीसी। तो ये 900 सीसी होता है। होमो इरेक्टस इवॉल्व हुआ था, इवॉल्व 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले ये आ चुका है। 1.5 बोल दो, 1.3 बोल दो, 1.2 बोल दो, लगभग उस डाटा में ये आ चुका है। तो ये होमो इरेक्टस था। अब इसमें 3 वेराइटीज आए थे। पहला वेराइटी जो इसमें आया था वो कौन था? वो था जावा मैन। नाम जावा इसलिए पड़ा क्योंकि जावा आइलैंड अफ्रीका से ऑब्टेंड हुआ था। दूसरा आया था पेकिंग मैन। नाम पेकिंग इसलिए पड़ा क्योंकि ये पेकिंग नाम के जगह से इसका फॉसिल ऑब्टेंड हुआ था। पेकिंग आज का चाइना का बीजिंग जो है, राजधानी जो है, वो बीजिंग का ही पुराना नाम क्या था? पेकिंग था। तो ये चाइना के बीजिंग वाले रीजन से इसका फॉसिल ऑब्टेंड हुआ था, इसलिए इसका नाम है पेकिंग मैन। और तीसरा है हिडलबर्ग मैन। और जो हिडलबर्ग मैन है, अगर इसकी बात करें तो हिडलबर्ग मैन जो है वो जर्मनी में हिडलबर्ग नाम का एक आइलैंड है और वहां से इसका फॉसिल ऑब्टेंड हुआ था, इसलिए इसका नाम है हिडलबर्ग मैन। तो तीनों नाम क्यों पड़ा वो तो क्लियर हो चुका होगा। तो ये है ऑब्टेंड फ्रॉम, फॉसिल ऑब्टेंड फ्रॉम जावा आइलैंड अफ्रीका। क्रैनियल कैपेसिटी इसका होगा 800 से लेकर के 1000 सीसी। जावा मैन के बारे में माना जाता है कि जावा मैन जो है वो डेवलप किया था यहां पे फायर। सबसे पहले फायर का इस्तेमाल प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए जो करना चालू किया था वो किसने किया था? जावा मैन ने किया था। बाकी तो ऊपर वाला चीज रिपीट कर दिया जाएगा यहां पे। तो फर्स्ट यूज्ड फायर फॉर डिफेंस हंटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो बाकी चीज जो है यहां पे ऊपर वाला जो फीचर होगा वो तो सेम टू सेम आएगा ही आएगा। तो ये जावा मैन था। पेकिंग मैन की बात करें तो इसका फॉसिल मिला है
fossil obtained from Peking today Beijing चाइना। ठीक है, तो ये यहां से फॉसिल ऑब्टेंड हुआ है और पेकिंग मैन जो है इसका क्रैनियल कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा था। क्रैनियल कैपेसिटी, इसका जो क्रैनियल कैपेसिटी था वो था 850 से 1100 सीसी। 850 से 1100 सीसी। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये चीजल शेप्ड बोन का इस्तेमाल करने लगा, चीजल शेप्ड स्टोन का इस्तेमाल करने लगा और फायर का इस्तेमाल तो कर ही रहा था। चीजल शेप्ड स्टोन बोन फायर यूज्ड एज टूल। तो ये टूल के फॉर्म में इस रूप में इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। अगला आता है हिडलबर्ग मैन। हिडलबर्ग मैन का फॉसिल कहां से मिला है? फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिडलबर्ग आइलैंड जर्मनी। तो ये जर्मनी यानी कि यूरोप चला गया। अब यानी कि यहां पे यूरोपियन इवोल्यूशन भी आ रहा है। मतलब इवोल्यूशन का एक्सटेंट देख लो, अलग अलग जगहों पे आ रहा है। अफ्रीकन इवोल्यूशन, एशियन इवोल्यूशन, यूरोपियन इवोल्यूशन। तो हिडलबर्ग मैन जो है वो यहां पे इवॉल्व हुआ है और सिर्फ यही यूरोप का नहीं है, अभी आगे चल के एक दो नाम और आने वाला है यूरोप से। तो ये जो है हिडलबर्ग मैन जो है वो यहां पे इवॉल्व हुआ था। ये एक्सटिंक्ट हो गया बहुत जल्दी, ये सरवाइव ही नहीं कर पाया, ये एक्सटिंक्ट हो गया। अगर ये सरवाइव कर जाता ना तो हमारे मतलब ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है शायद बहुत पहले, मतलब मैन का इवोल्यूशन शायद पहले हो चुका होता, क्योंकि इसका क्रैनियल कैपेसिटी बहुत नजदीक का था जो हम लोगों का होता है। ये 1300 सीसी इसका क्रैनियल कैपेसिटी था और हम लोगों का 1400 से 1450 सीसी होता है। तो उस हिसाब से सबसे नजदीक वाला जो था वो कौन था? हिडलबर्ग मैन था। तो हम बोल सकते हैं क्रैनियल कैपेसिटी 1300 सीसी। तो अगर पूछेगा कि किसका, होमो इरेक्टस का कौन सा मैन जो है वो सबसे पहले यहां पे इवॉल्व किया है, तो वो कौन सा मतलब ह्यूमन के जैसा दिखने वाला है, तो वो आंसर क्या जाएगा? हिडलबर्ग मैन जाएगा। तो हिडलबर्ग मैन जो है वो सबसे पहले यहां पे हम लोगों के जैसा दिखने वाला था। अब है हिडलबर्ग के बाद, ये तो एक्सटिंक्ट हो गया था। हिडलबर्ग got extincted supposed that nature might not had selected। नेचर सेलेक्ट नहीं किया होगा, तो ये जो है वो क्या हो गया था? एक्सटिंक्ट हो गया था। तो ये था ऑल अबाउट द होमो इरेक्टस। तो देख लो इन तीनों का अगर एवरेज लगभग निकाला जाएगा तो वो जो है अप्रोक्सीमेटली यही दोनों मेन है, तो इन दोनों का अप्रोक्सीमेटली जो है वो 900 के आसपास, क्योंकि दोनों में 900 तो आ ही रहा है ना, तो एवरेज जो है 900 के आसपास बोला जाएगा। ये एक अलग ही था, लेकिन ये ज्यादा दिन सर्वाइव कर नहीं पाया था, ये तुरंत ही खत्म हो गया था। तो अब ये था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद अब आता है होमो सैपियंस यानी कि ह्यूमन। लेकिन होमो सैपियंस में 3 वेराइटी आए हैं। पहले आया है होमो सैपियन निएंडरथैलिस, फिर आया है होमो सैपियन फॉसिलिस और फिर आए हैं हम लोग यानी कि होमो सैपियन सैपियन। अब है होमो सैपियंस यानी कि ह्यूमन। और होमो सैपियंस जो है वो अगर यहां पे बात की जाए तो लगभग कितना साल पहले आया होगा, तो 1 लाख साल के आसपास में आ चुका है। अभी से 1 लाख साल पहले तक में होमो सैपियंस आ चुका था। लेकिन हम लोग यानी कि जो मॉडर्न मैन है वो 10,000 साल से 75,000 साल के बीच में आए हैं, है ना। लेकिन अगर होमो सैपियन की बात करेंगे तो 1 लाख साल तक में ये आ चुका है, क्योंकि सबसे पहला निएंडरथल मैन था जो 40,000 साल से 1 लाख साल पहले आया था। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है निएंडरथल मैन।
होमो सैपियंस निएंडरथैलिस। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। ये आए हैं फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम निएंडर वैली जर्मनी। तो इनका फॉसिल कहां से ऑब्टेन्ड हुआ है? निएंडर वैली जर्मनी। ठीक है, तो ये यूरोपियन इवोल्यूशन को दर्शा रहा है। निएंडरथल मैन जो है वो, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो क्रैनियल कैपेसिटी 1400 सीसी, अप्रॉक्स रेंज था 1300 से 1600 सीसी। तो रेंज अगर आएगा तो 1300 से 1600 सीसी है, लेकिन एवरेज डाटा जो आएगा वो कितना है? 1400 सीसी है। तो ये इसका क्रैनियल कैपेसिटी था। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी से पहले जितने भी ह्यूमन थे, अभी से पहले जितने भी फॉसिल थे, वो सारे के सारे फॉसिल केव्स में रहते थे। केव्स में मतलब गुफाओं में रहते थे। उनका फॉसिल यूजुअली केव से ही मिलता था और कहीं से नहीं मिल रहा था। अफ्रीकन ग्रीन ग्रासलैंड पे जो आया था वो सिर्फ ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था, बाकी सब जो है वो केव में रहा करता था। लेकिन निएंडरथल मैन जो है ये हट्स वगैरह, कुटिया वगैरह बनाना चालू किया। उसके अलावा अभी से पहले वाले जितने भी थे वो क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं करते थे। निएंडरथल पहली बार एनिमल स्किन का क्लॉथ इस्तेमाल करना चालू किया, क्योंकि जहां जहां इनका फॉसिल मिलता था वहां पे डिकम्पोज्ड पार्ट में एनिमल का कुछ कंपोनेंट मिलता था। अब ये एसेंशियली सब जगह मिलने लग गया। इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट को बाद में जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्किन में ही पाया जाता है और कहीं नहीं होता है। मतलब ये स्किन को अपने साथ रखता होगा तो किस काम के लिए रखता होगा? तो शायद कपड़े के फॉर्म में स्किन का इस्तेमाल करता होगा। तो ये एनिमल स्किन का इस्तेमाल करता था टू वोर, यानी कि कपड़ा पहनने के लिए, कपड़ा के फॉर्म में। तो ये था इसके बारे में। सबसे मेन चीज ये है कि ये पहला वो मैन था, पहला वो ह्यूमन था जो बिलीव करता था इमोर्टलिटी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा नहीं मरता है, उसमें बिलीव करने वाला जो पहला मैन था वो कौन था? निएंडरथल मैन था। ये किस बात से साबित हुआ? तो इनका जहां भी फॉसिल मिलता था वो फॉसिल जो है वो एक लाइन से दफनाया हुआ मिलता था। मतलब एक फॉसिल मिल गया तो एकदम गारंटीड था कि इसके इर्द गिर्द में और भी फॉसिल मिलेगा। मतलब ये लोग अपने डेड बॉडीज को क्या करते थे? दफनाते थे। एंड देन दफनाते ही नहीं थे, उनके डेड बॉडीज के इर्द गिर्द में कुछ एक यूनिक सामान भी मिलता था। और वो यूनिक सामान का मिलना ये बात को साबित करता है कि शायद ये सामान ये आदमी यूज करता होगा, मर गया है तो उसके याद के रूप में वहां डाल दिया गया है, ताकि इसका आत्मा उन सामान को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ वर्शिप किया जाता था किस चीज से? फ्लावर से। तो ये कैसे पता चला? तो जहां जहां इनका फॉसिल मिलता था वहां स्पोरोपोलेनिन का कंटेंट मिलता था, और स्पोरोपोलेनिन का कंटेंट मिलना इस बात का साबित करता है कि कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन आता होगा, और पॉलन ग्रेन तो फ्लावर के माध्यम से ही आ सकता है। इसका मतलब तय बात है कि ये फ्लावर का इस्तेमाल करके क्या करते थे? उसको वर्शिप करने का काम करते थे। मतलब कुल मिला के कहानी यह है कि हम लोगों के जैसा बिहेवियर वाला, हम लोगों के जैसा थिंकिंग वाला सबसे पहला जो मैन था वो कौन था? निएंडरथल मैन था। तो हम बोल सकते हैं लिव्ड इन हट्स, वोर क्लॉथ ऑफ एनिमल स्किन, स्पीच सेंटर डेवलप्ड, बोलने की शक्ति थी, स्पीच सेंटर डेवलप्ड, और इसके अलावा और बोला जा सकता है बिलीव्ड इन इमोर्टलिटी ऑफ सोल। ठीक है, तो ये इमोर्टलिटी ऑफ सोल में क्या करते थे? बिलीव करते थे। buried the dead bodies and also worshipped by flowers। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका था? निएंडरथल मैन का था। अब निएंडरथल मैन के बाद आता है कौन सा मैन? क्रो-मैग्नन। तो निएंडरथल मैन के बाद जो अब अगला है यहां पे वो है क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन रॉक है, एक्चुअली में पहाड़ का टुकड़ा है,
और ये पहाड़ का टुकड़ा कहां पे है? तो फ्रांस में है। और क्रो मैग्नन जो है वो वहीं से ऑब्टेन्ड हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन, इसका नाम है होमो सैपियंस फॉसिलिस, क्योंकि यही मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर है। तो क्रो मैग्नन मैन फॉसिल obtained from Cro-Magnon rocks, फ्रांस। अच्छा, ये इवॉल्व कब हुआ था? 40,000 से 1,00,000 साल पहले। इवॉल्व 40,000 से 1,00,000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो 40,000 से 1,00,000 ईयर्स एगो जो है वो क्या हुआ था? इवॉल्व हुआ था। और ये जो है वो इवॉल्व हुआ था, मतलब कौन? क्रो मैग्नन जो है वो 34,000 ईयर्स एगो। ईयर्स एगो। तो ये 34,000 ईयर्स एगो इवॉल्व हुआ था। ये गुड केव पेंटर था, है ना। तो ये सबसे ज्यादा केव पेंटिंग, मतलब ये अपने फीलिंग्स को, जो भी ये देखता था, इमेजिन करता था, उन फीलिंग्स को एक्सप्लेन करता था इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में? तो पेंटिंग्स के रूप में। आज भी बहुत सारे केव पेंटिंग ऐसे हैं जो पहले जमाने के मिलते हैं, लेकिन उसका मतलब ह्यूमन ढूंढ नहीं पाया है। मतलब ये ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट था। ह्यूमन कहने का मतलब ह्यूमन तो ये खुद भी था, हम लोगों से, यानी कि मॉडर्न मैन से ज्यादा इंटेलिजेंट था। और ये बात केव पेंटिंग साबित नहीं कर रहा है, ये बात क्रैनियल कैपेसिटी भी साबित कर रहा है। इसका क्रैनियल कैपेसिटी अनएक्सपेक्टेडली हम लोगों से ज्यादा था। 1650 था इसका सीसी। क्रैनियल कैपेसिटी जो था वो कितना था? 1650 सीसी था। तो ये हम लोगों से भी ज्यादा है। हम लोगों का तो 1400 से 1450 के बीच में रहता है, इसका 1650 सीसी था। लिव्ड इन केव्स, was good cave painter, expressed their feelings by paintings on wall of केव्स। केव के वॉल पे पेंटिंग करके घड़ी बनाने वाले पहले यही है। उसके अलावा सन किस डायरेक्शन से आता है, किस डायरेक्शन को जाता है और किस डायरेक्शन को सेटल डाउन होता है, ये सारा दिखाने वाले यही थे। मतलब सन तो नहीं जाता है, दिखाई वैसा देता है, जाता तो अर्थ ही है वैसे, लेकिन ये जो डायरेक्शन दिखा रहे थे वो डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये सारा कुछ जो है वो क्रो मैग्नन के द्वारा ही बताया गया है। ये सब सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो ह्यूमन समझ पाया है। बहुत सारी चीजें ऐसी आज भी हैं फ्रांस के रॉक्स में, जर्मनी के रॉक्स में, जो लोगों को समझ में नहीं आया है। वो स्टडीज आर गोइंग ऑन, पता चलेगा तो पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो मैक्सिमम इसका जो है वो अनटच्ड है, अनइविल्ड है ना। तो ये था किसके बारे में? ऑल अबाउट द क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन के बाद लास्ट आता है जो हम लोग खुद ही हैं, होमो सैपियंस मॉडर्न लिविंग मैन। मॉडर्न लिविंग मैन। तो अब इसके बारे में जो जो अपने बारे में देखते हो सारा फीचर इसके बारे में आ जाएगा। बस इसके बारे में एक ही चीज है कि इसके अगर कहा जाए तो इवॉल्व्ड से 75,000 ईयर्स एगो। तो ये इस तरीके से यहां पे क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है। तो दोनों एक दौर का था, ये भी उसी दौर का था जिस दौर में ये था। 34,000 और 75,000 के बीच में तो 34 आएगा ही ना। तो एक्चुअली में ये दोनों एक ही दौर में था। हां, मानते हैं कि ज्यादा सेटलमेंट इसके बाद हुआ है। जो एग्रीकल्चर वगैरह का डेवलप होना, सिविलाइजेशन का सेटलमेंट होना, ये सब जो है वो 10,000 के बाद हुआ है। तो यूजुअली अगर एक डाटा कोई पूछेगा तो 10,000 ही प्रायोरिटी में जाता है, लेकिन इस बीच में ये आ चुका था। तो दोनों एक समय में था। तो सरवाइव ये क्यों किया?
ये क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा रिमार्केबल पॉइंट था। तो ये सर्वाइव शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वहीं पे पाया जाता था जहां पे कौन होता था, रिवर्स पाए जाते थे, या फिर जहां पे कौन पाए जाते थे, तो बहुत बड़े मतलब समुद्र वगैरह है, रिवर है, पॉन्ड है, वहीं पे ये पाया जाता था। यूजुअली रिवर के किनारे होता था क्योंकि रिवर फ्रेश वाटर है, तो उसके किनारे ये पाया जाता था। अब उसके बगल में ये अपना सिविलाइजेशन लगाता था, लेकिन दिक्कत ये हो रहा था कि रिवर में फ्लडिंग की वजह से लगातार ऐसा फ्लडिंग आ जाता था कि इसके पूरे सिविलाइजेशन को वो क्या कर देता था, खत्म कर देता था। तो अभी भी बहुत सारे चीज ऐसे पाए गए हैं जो रिवर्स के अंदर से मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो था वो काफी डेवलप्ड था, सरवाइव नहीं कर पाया, उसका मेन कारण शायद यही माना जाता है। और ये जंगलों में रहता था तो ये सरवाइव कर गया क्योंकि वहां फ्लड से बचने का पूरा जुगाड़ था, तो ये अपने आप को क्या कर रहा था, बचा ले रहा था। तो कुल मिला के ये था इनके बारे में। यहीं से स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर, फार्मिंग, रीडिंग, राइटिंग, सिविलाइजेशन, सब कुछ। इनफैक्ट एनसीईआरटी में एक लास्ट वर्ड जो चैप्टर का दिया होगा, डिक्लाइन इन सिविलाइजेशन, वो भी इसी से स्टार्ट हुआ। सिविलाइजेशन तो अब डिक्लाइन ही कर रहा है, तो सिविलाइजेशन को डेवलप किया कौन, बाकी सारा, और डिक्लाइन कौन कर रहा है, मॉडर्न लिविंग मैन। तो हम कह सकते हैं रीडिंग, राइटिंग, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड। मतलब अब ये माइग्रेट नहीं कर रहा था, अब सेटल कर रहा था। मेन माइग्रेशन क्यों होता है, खाने के लिए। अब खाना का ये खुद ही उपज कर रहा था, एग्रीकल्चर फार्मिंग खुद ही कर रहा था, तो अब इसको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं थी, ये खुद ही क्या कर रहा था, सेटल कर रहा था। तो यहां तक में देखो कितना ज्यादा सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अब जो 10,000 साल पहले जो चीज हुआ था वही अभी भी चला आ रहा है। तो सिविलाइजेशन कहां डेवलप हो रहा है, कहां न्यू वैरायटी आ रहा है, क्या नया तरह का कुछ इनोवेशन हो रहा है? कोई नया तरह का इनोवेशन नहीं है, जो चला आ रहा है वही एक्चुअली में चला आ रहा है। तो जो कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट था, इंक्लाइनेशन था, अब वो इंक्लाइन नहीं, अब वो कौन से स्टेज में आ गया है, डिक्लाइन में आ चुका है। तो बस यही वो लाइन था। तो ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, द ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन के इवोल्यूशन में यहां पे 3 एज आता है। पहला एज जो आता है वो पैलियोलिथिक एज आता है, फिर मेजोलिथिक एज आता है, और फिर नियोलिथिक एज आता है। आज का जो एज है वो कौन सा एज है, नियोलिथिक एज है। पहले ब्रॉन्ज एज हुआ करता था, आज आयरन एज है। ब्रॉन्ज एज मतलब मिट्टी का एज, उस समय मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल होता था, लोग मिट्टी के ही बर्तन वगैरह का इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा वहां पे ब्रॉन्ज यानी कि कॉपर, अगर तुम लोगों को तो वैसे पढ़ना नहीं है, वो हिस्ट्री का पार्ट है, पहले के समय में जो पॉट्स वगैरह इस्तेमाल होते थे वो कॉपर का पॉट वगैरह इस्तेमाल होता था, तो वो ब्रॉन्ज एज माना जाता था। आज सब कुछ आयरन का इस्तेमाल होता है, मशीन से लेकर के सब कुछ, इसलिए इसको कौन सा एज कहा जा रहा है, आयरन एज। डिफरेंट एजेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, और लास्ट है टुडेज एरा।
जो आज का एरा है वो कौन सा एज है, वो है आयरन एज। तो ये था ऑल अबाउट द ब्रॉन्ज एज, और जितने भी यहाँ पे पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है और कौन सा है, नियोलिथिक है। तो बस यही था ऑल अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन हमारा जो है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब वही छोटा सा टॉपिक बच गया, कौन सा, प्लांट के इवोल्यूशन के बारे में, और कौन सा बच गया, एनिमल्स के इवोल्यूशन के बारे में। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस बताना बाकी रह गया है, तो ये तो खत्म हो गया हमारा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक डायग्राम दे रखा होगा, 3 डायग्राम एक्चुअली में दे रखा होगा, यही ह्यूमन इवोल्यूशन वाले टॉपिक में। वो 3 डायग्राम क्या है, एक स्कल दे रखा है किसका, तो वो ह्यूमन के एडल्ट का स्कल है। एक स्कल दे रखा है किसका, वो बेबी चिंपैंजी का स्कल है। और एक स्कल दे रखा है किसका, वो एडल्ट चिंपैंजी का स्कल है। तीनों स्कल को अगर मैच करोगे तो साफ साफ दिख रहा होगा कि बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो ज्यादा सिमिलर है किसके, ह्यूमन एडल्ट के स्कल के, एज कंपेयर टू एडल्ट चिंपैंजी। इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के डेवलपमेंट में लिंक था, इवोल्यूशनरी लिंक था, है ना। तो ये पता चलता है, प्लस ये उस लॉ को भी गलत साबित कर रहा है। याद करो, एक लॉ बताया गया था, बायोजेनेटिक लॉ, जिसमें क्या बताता है, एंसेस्टर का एडल्ट, एंसेस्टर के एडल्ट के जैसा जो अगला है उसके बच्चे का बिहेवियर होगा। लेकिन यहां तो उल्टा दिख रहा है, यहां एंसेस्टर के बच्चे के जैसा ह्यूमन का एडल्ट का दिख रहा है। यानी कि वो लॉ को ये बता रहा है कि बायोजेनेटिक लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये उस फिगर के साथ समझाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कंपैरिजन ऑफ structure of skulls of human adult चिंपैंजी और बेबी चिंपैंजी revealed that है ना, एडल्ट चिंपैंजी, बेबी चिंपैंजी, revealed that skull of baby chimpanzee was more similar to skull of human adult than skull of एडल्ट चिंपैंजी। तो यही वो डायग्राम जो है वो रिवील करना चाह रहा है कि ये चीज है, और बायोजेनेटिक लॉ को ये क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। तो ये था उसके बारे में। ठीक है, अब यहां पे है कि जो स्टडी हम लोग करते हैं वो स्टडी किस बिहाफ पे किया जाता है। क्रोमोसोम नंबर 3 and 6 of human was 100% similar to chromosome number 3 and 6 of chimpanzee respectively. So chimpanzee is closest ancestor of humans. ह्यूमंस का क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन होगा, चिंपैंजी होगा। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ह्यूमन का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ह्यूमन रेस का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ह्यूमन का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन, तो होमो इरेक्टस है। और अगर हम बात करें मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन, तो क्रो-मैग्नन है। तो ये 3 भाषा में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैन तो हो गया ये, तो इसका डायरेक्ट एंसेस्टर कौन, क्रो-मैग्नन है। और ह्यूमन
ह्यूमन तो ये पूरा हो गया, इसका डायरेक्ट एंसेस्टर कौन, तो होमो इरेक्टस है ना। और ह्यूमन रेस, ये पूरा ह्यूमन रेस है और इसका एंसेस्टर कौन है, तो कौन सा हो गया, इसके पहले वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। तो जो सीक्वेंस हुआ है वो सीक्वेंस किस पैटर्न में आया है, सीक्वेंस यहां पे आया है ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आ गया है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, और यहां पे माना जाता है कि होमो हैबिलिस भी इंटरवेनिंग ग्रुप में आया होगा। होमो हैबिलिस डायरेक्ट ब्रांच में नहीं है, साइड ब्रांच में है, तो माना जाता है कि वो इंटरवेनिंग ग्रुप में आया होगा। होमो इरेक्टस आ गया, होमो इरेक्टस में कौन आया, होमो इरेक्टस में आया जावा मैन, होमो इरेक्टस में यहां पे आ रहा है जावा मैन, जावा मैन से आ रहा है पेकिंग मैन, और पेकिंग मैन से आ रहा है हिडलबर्ग मैन जो माइग्रेट कर गया। और उसके बाद ये डायरेक्टली आगे चल के इवॉल्व कर रहा है किसके फॉर्म में, तो ये इवॉल्व कर रहा है होमो निएंडरथैलिस, हिडलबर्ग मैन, होमो सैपियंस, लिंक में नहीं आ रहा है वो, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस आ गया। अब होमो सैपियंस में किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, तो होमो सैपियंस में आ रहा है निएंडरथल, निएंडरथल मैन, और यहां आ रहा है क्रो-मैग्नन मैन, और क्रो-मैग्नन मैन से जो यहां पे आ रहा है वो कौन आ रहा है, मॉडर्न मैन। तो यहां फिर साफ दिख रहा है कि मॉडर्न मैन का डायरेक्टली लिंकेज जो है वो इस लीनिएज से नहीं है, वो ये वाला लीनिएज है ना। तो ये लीनिएज को जस्टिफाई कर रहा है यहां पे। अब ईयर को अगर बता ही दिए हैं, ये 14 से 15 मिलियन साल पहले वाला है, ये 3 से 4 मिलियन साल पहले वाला है, ये लगभग 1.5 मिलियन साल पहले वाला है, ये जो हो गया तुम्हारा कितना 40,000 से 1 लाख साल पहले वाला है, ये 34,000 साल पहले वाला है, और ये 10,000 से 75,000 साल पहले वाला है। तो सबका एज हम बता ही दिए हैं। क्रेनियल कैपेसिटी में अगर बात करें तो ये क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 400 वाला है, 600 वाला है, 600 से मतलब 650 से 800 वाला है, इधर ये 900 वाला है एवरेज। इन सबका अलग अलग बताया गया था, यही था लगभग 800 से 1000 वाला, 850 से 1100 वाला, 1300 वाला, और ये हो गया तुम्हारा अलग अलग जिसमें कि 1400 है, 1650 है, और मॉडर्न मैन का कितना होता है 1400 से 1450 होता है। ये लिखना रह गया था क्या, मॉडर्न मैन का जो है वो 1400 से 1450 है। cranial कैपेसिटी 1400 से 1450 सीसी। तो यही था ऑल अबाउट द किसके बारे में, द क्रो-मैग्नन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन। तो यहां पे ह्यूमन इवोल्यूशन वाला टॉपिक जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ लिख दिए है 1400 से 1450 सीसी, ठीक है। तो यहां पे अब इसको जो है लगभग चैप्टर खत्म ही हो गया है। अब थोड़ा सा इसको वही कंक्लूड करना है, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में एक्सप्लेन करना है, वो 2 चार्ट एक्सप्लेन करना है, और एनिमल के इवोल्यूशन का जो एक पैटर्न है वो सब हो चुका है, बस फॉर्मेलिटी के रूप में यहाँ एक्सप्लेन कर लेना है। तो मुश्किल से आधा घंटा और लगेगा, तो अगले वाले ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, मतलब समय थोड़ा बच ही जाएगा तुम लोग का।